हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमें जो सीखना है वो गोलीय संधारित्र की धारिता के बारे में हमें पढ़ना है। अब कुछ बच्चे संधारित्र और धारिता के बारे में नहीं जानते हैं, तो कल का वीडियो जरूर देखें। हम आपको थोड़ा बता देते हैं धारिता क्या होती है और संधारित्र क्या होता है। मैंने कहा था संधारित्र एक डिवाइस है जो वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है। संधारित्र क्या है बेटा, एक प्रकार का डिवाइस है जो वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है। वैद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत आवेश क्या होता है बेटा, संधारित्र। कल मैंने बताया था कि संधारित्र एक डिवाइस होता है, यानी एक ऐसा चालक है जो वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है। जबकि धारिता क्या होती है, उस संधारित्र का गुण है जो ये बताता है कि कितना ऊर्जा स्टोर करता है, इसकी क्षमता कितनी होती है। जैसे देखो, आपने देखा था कूलर में जो कंडेंसर लगा होता है उसकी क्षमता अलग होती है, मोटर में जो कंडेंसर लगा होता है उसकी क्षमता अलग होती है, तुम्हारे फैन में जो कंडेंसर लगा होता है उसकी क्षमता अलग होती है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को चलाने के लिए मुझे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अगर इतना ऊर्जा डायरेक्ट सप्लाई किया जाए तो इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो सकते हैं। इसलिए कंडेंसर का यूज हम करते हैं। हमने बताया था जो कैपेसिटर है और जो बैटरी है दोनों ऊर्जा देने का काम करते हैं, लेकिन बैटरी धीरे धीरे ऊर्जा देती है और लगातार देती है। कैपेसिटर क्या करता है, एक बैग पूरी की पूरी ऊर्जा दे देता है। जैसे फैन को स्टार्ट करने के लिए मुझे अधिक एनर्जी चाहिए और हमारा सप्लाई आता है कम, तो हमारा कंडेंसर जो होता है वो ऊर्जा स्टोर किया रहता है। जैसे लाइट आती है तुरंत पूरा का पूरा ऊर्जा फैन को दे देता है। इंस्ट्रूमेंट भी नहीं खराब होते हैं, और फिर जब फैन चलने लगता है तो अपनी ऊर्जा वो स्टोर करता रहता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब हमें यहाँ पर ध्यान दो, कल मैंने एक टॉपिक बताया था कि जो C होता है C बराबर Q/B, ये आया था। तो बहुत बच्चों ने कहा था सर ये क्यों इस पर, मैंने कहा था Q और B दोनों पर निर्भर नहीं करता है, Q और B C दोनों पर निर्भर नहीं करता। तो कई बच्चों ने कहा था सर ये कैसे हो सकता है, आज मैं उसका फील दिलाऊंगा इसके जरिए। देखो मेरा जो टॉपिक है गोलीय संधारित्र की धारिता, क्या है बेटा, गोलीय संधारित्र की धारिता। अब गोलीय संधारित्र क्या होता है, यहां पर देखो मैंने ले लिया कि R त्रिज्या का क्या है, R त्रिज्या का एक गोला है। अब आपको पता है चालक में आवेश कहां होता है, चालक में आवेश पृष्ठों पर वितरित होता है। जो मैंने इसको आवेश दिया सारे के सारे आवेश क्या हो गए बेटा, प्लस Q आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित है। अब ध्यान दो, जब हम इसको ध्यान से देखते हैं ना तो हमें लगता है, जैसे द्रव्यमान केंद्र आपने पढ़ा है, हमें लगता है कि सारा का सारा आवेश इसके केंद्र पर है। सारा का सारा आवेश क्या है बेटा, इसके केंद्र पर कंसंट्रेट होता है। हमें ऐसा लगता है जब गोला होता है तो उसका पृष्ठ पर होता है, तो हमें लगता है सारा का सारा आवेश कहाँ है, उसके केंद्र पे। जब बाहर से देखते हैं तो इस प्लस Q आवेश के कारण इस पर जो वैद्युत विभव होगा R दूरी पर, उसका सूत्र क्या होता है बेटा, B बराबर 1/4πε Q/R। ये तो जानते हो, ये फार्मूला आपने किया है। अब हमें पता है कि हम जानते हैं चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर Q/B। B का मान उठा के रखो, तो जब आप B का मान उठा के रखोगे तो Q 1/4πε और Q/R, यहां से Q से Q मर गया, तो यहां से C बराबर क्या आ जाएगा बेटा, C बराबर आ जाएगा 4πε इंटू R। अब यहां आप ध्यान दो, C यहां पर B है, इस फार्मूले में कहीं B दिखाई दे रहा है, कहीं Q दिखाई दे रहा है, ना तो B दिखाई दे रहा है ना तो। इससे ये पता चलता है कि धारिता Q और B दोनों पर निर्भर नहीं करती। एक बात और ध्यान दो, R पर और एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। यानी धारिता केवल निर्भर अगर करती है तो इसके आकार पर। R बढ़ाओगे तो धारिता, त्रिज्या बढ़ाओगे तो धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और एप्सिलॉन 0 पर, एप्सिलॉन 0 क्या है, पदार्थ की मात्रा है। समझ गए ना, ये होता है। तो इतना आप लोग नोट करो। हाँ वेरी गुड। जो कह रहा है 1 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता करना हो। ये सवाल देने का मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि गोलीय चालक में जो धारिता होती है वो इतना यूजफुल क्यों नहीं होती है। यहां पर ध्यान दो, हमें दिया क्या है बेटा, दिया है त्रिज्या R बराबर कितना दिया है, 1 मीटर, और हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, 4πε इंटू R। इसका मान क्या होता है,
देखो 1/4πε का मान होता है 9 × 10 के पावर 9। तो इसको अगर हम पलट दें तो ये भी पलट जाएगा, तो इसका जो मान आएगा तो 1/9 × 10 के पावर 9। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा 1। अब मैं इसको करता हूँ 10 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे। अगर मैं ऊपर नीचे 10 तो 10/9 और गुणे 10 के पावर 10 हो जाएगा ना। 10 से गुणा करने पर इसमें 10 के पावर 10 ये ऊपर चला जाएगा। तो 9 1 जा 9, 1 बचा फिर 1 1.11 आएगा ये गुणे 10 के पावर -10 फैरड। और देखो ये वैल्यू कितनी कम है, ये माइक्रो फैरड से भी 1,00,000 गुना कम है, 10,000 गुना कम है। यानी 1 मीटर गोला कितना हुआ, इतना बड़ा सा, इतना बड़ा सा हुआ 1 मीटर। 1 मीटर यही हुआ इतना। अब इतना बड़ा सा गोला और उसकी धारिता कितनी, माइक्रोमीटर से कम। तुम्हारे पंखे में लगा होता है तो तुम जाओगे जो कंडेंसर होता है देखना, उसमें लिखा होगा ऐसे लिखा होगा माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। अब तुम सोचो ये उससे भी कम है, तो अगर इसका कंडेंसर बनाएंगे तो पंखे से भी बड़ा होगा। तो ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, इसका यूज ज्यादा नहीं, क्योंकि एक तो इसकी आकार इसमें धारिता जल्दी बढ़ती नहीं है, और दूसरा ये बहुत बड़ा आकार लेता है। और तुमको पता है कि मॉडर्न टेक्निक में हम आकारों पर निर्भर नहीं होते। जैसे पहले कंप्यूटर कितना बड़ा होता था, 2-3 कमरे में, आज जेब में लेकर घूमते हो। तो यही होता है नैनो पार्टिकल का कमाल। तो यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो गोलीय चालक की धारिता है वो ज्यादा उपयोगी नहीं है। अब हम आधुनिक रूप में इसका यूज, तुम्हारे सिलेबस में भी इस पर कोई भी बड़े डेरिवेशन नहीं है। जो तुम पढ़ने जा रहे हो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ोगे, उसकी धारिता ज्ञात करोगे, तो ज्यादा यूजफुल है, ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। समझ गए ना। तो इतना आप नोट कर लो ये सवाल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि गोलीय संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी, कितनी ऊर्जा इसमें स्टोर होती है। तो ध्यान दो आप, ये हमारा कोई गोलीय चालक है, अभी इसमें कोई भी ना आवेश है, कुछ भी नहीं। क्या है बेटा, हमने क्या किया, अनंत से dq आवेश, बहुत छोटा सा आवेश अनंत से लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं बेटा, बहुत थोड़ा सा आवेश हमने अनंत से हम लेकर आए। तो अनंत से कितना आवेश लेगा, थोड़ा सा dq। तो dq लाकर हमने इस पर डाल दिया। मान लो dq आवेश इस पर पड़ गया। यहां से कहां से लेकर आए बेटा इसको, अनंत से। अब अनंत से आवेश को लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य क्या स्टोर, देखो ना तो यहां पर घर्षण बल लगा। देखो हम जब पढ़ेंगे ना तो घर्षण बल नहीं लगेगा, फ्रिक्शन होगा नहीं, कोई अलग फोर्स लगेगी नहीं। आवेश को कैसे लाना है, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि इसके त्वरण में परिवर्तन ना हो। अगर इसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन हुआ तो फिर लोचा हो जाएगा। तो आवेश को हम धीरे धीरे लेकर आए। तो सबसे पहले आवेश लेकर आए तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, प्रारंभ में आपको पता है एट समय यदि t बराबर 0, टाइम 0, तो q का मान क्या होगा, तो b भी 0 होगा, यानी तीनों स्टेट में 0। b 0, विभवांतर विभव 0, डेल्टा भी क्यों लिखेंगे, अनंत पर विभव 0 हो गया। तो अब डेल्टा ए विभवांतर है। तुमको बता दूं जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है धारिता का, उसका फार्मूला होता है C बराबर Q/(Δ_B)। रियल ये है। अब तो इसे लिखते हैं, लेकिन यहां पर केवल B कभी कभी क्यों लिखा होता है, क्योंकि आवेश को हम अनंत से लाते हैं, तो एक का तो 0 हो जाता है। समझ गए ना ये बात। तो यहां पर ध्यान दो, B बराबर 0। ऐसे क्वेश्चन आप करोगे तो आपको और सारी चीजें समझ में आएंगी। यहां से dq आवेश लेकर मैं आया, तो जब q बराबर dq लाया, क्या हो गया बेटा, t बराबर t डैश, थोड़ी टाइम, तो q का मान क्या हो गया dq, और b तब डेल्टा b भी बढ़ेगा, तो b का मान कितना हो जाएगा db। ये तो हुआ। तो पहले तो 0 था, फिर मैं dq आवेश लेकर आया डाला। अब सुनो, अब जब हम आवेश लेकर आएंगे तो हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सारे आवेश उसको आने नहीं देंगे, यानी ये रिपेल करेंगे। तो अब धीरे धीरे कार्य नियत नहीं रहेगा, लगातार आवेश डालने से कार्य का ज्यादा भी वर्क करना पड़ेगा, विभव का भी मान बढ़ेगा, बल भी ज्यादा लगेगा, यानी इनमें कोई भी चीज नियत
नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है स्थिर आवेश अपने तरफ क्या उत्पन्न करते हैं, चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और जब दूसरा आवेश आएगा तो उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। क्या करेंगे? तो हमें उसके विरोध में और कार्य करना पड़ेगा। अब ध्यान दो आप, ये तो हो गया। अब कुछ देर बाद हमने देखा कि जब t बराबर t हो गया, जब टाइम t, समय t बराबर क्या है बेटा, जब समय t 0 है तो क्या है बेटा, आवेश q का भी मान 0 है और b भी 0। अब कुछ देर बाद हमने पहले dq आवेश लेकर आया तो विभवांतर कितना हुआ, dv हुआ, यानी इस समय इस पर कितना आवेश है, dq आवेश है। क्या है बेटा, dq आवेश, तो इस पर विभवांतर कितना होगा, dv होगा। ये आपको पता है, टाइम भी बहुत कम है। कुछ देर बाद हम डालते जा रहे हैं, वर्क करते जा रहे हैं। हमने कुछ देर बाद t बराबर t डैश पर हमने आवेश डाला q बराबर q, तो यहां से b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जो b का मान आ जाएगा वो q बाई c होगा कि नहीं होगा। देखो धारिता c नहीं बदलेगी, किसी चालक की जो धारिता है वो फिक्स है, वो ऊपर से बन के आई है। जिसने भी इस गोलीय चालक को बनाया उसने इसकी धारिता c फिक्स कर दिया। तो यहां पर जब मैं q आवेश डाल दूंगा, डालते जाऊंगा तो विभव कितना हो जाएगा, q बाई, इतना समझ में आया ना, ये चीज समझ में आया। अब देखो जब टाइम मतलब बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो गया, यानी जब t बराबर अनंत, तो q का मान क्या हो जाएगा, q के बराबर हो जाएगा, जितना आवेश था पूरा का पूरा पड़ गया, समझ गए ना। तो अब विभव कितना हो जाएगा बेटा, अब b बराबर हो जाएगा q बाई c, यही होगा ना, क्यों कैपिटल Q हो जाएगा। तो चलो अब हम बात करते हैं dq आवेश डालने पर या q आवेश डालने पर किया गया कार्य कितना होता है, बताओ। चालक पर आवेश को लाने में, चालक पर आवेश q को लाने में किया गया कार्य कितना होगा बेटा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है Q बाई, क्या होता है B dQ, याद करो विभवांतर का फार्मूला, B बराबर क्या होता है W अपान Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा B इंटू dQ। ये तो छोटा सा कार्य था। अब हमने क्या कर दिया इसको, अगर मैं कहूं इतना Q आवेश लाने में किया गया कार्य, तो Q का B का मान उठा के रखो तो क्या हो जाएगा बेटा, Q बाई C इंटू dQ, यही तो आएगा। ये हमारा छोटा सा कार्य है Q आवेश। अब हम कह रहे हैं संपूर्ण आवेश Q को लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखो संपूर्ण आवेश Q, कैपिटल Q को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बेटा, वो अब इंटीग्रेशन कर देंगे, W एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, पहले क्या था आवेश 0, पहला वाला केस देखो 0, लास्ट में क्या हुआ कैपिटल Q, आवेश ले रहे ना, तो पहले आवेश 0 था, लास्ट में क्या होगा कैपिटल Q, और फिर क्या हो जाएगा dW। इतना आप नोट करो बेटा, इतना आप नोट करो। W का मान क्या था बता मुझे, तो dW का मान उठा के रखो, तो W एक्सटर्नल और dW का मान क्या है 0 टू Q, dW का क्या है Q अपान C इंटू dQ। अच्छा C तो कांस्टेंट है, तो C को हम बाहर कर लेंगे। अब जिनको देखो क्या होता है, हम बाहर की, जो बच्चे एकदम सही होते हैं घर वाले उसमें भरोसा भी करते हैं, भैया चलो तुम घर के बाहर भी आ सकते हो, तुम पर मुझे भरोसा है, लेकिन तुम जैसे बच्चों पर नहीं, Q dQ। अब यहां पर देखो आपको पता है इंटीग्रेशन का ला याद करो, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है x dx y बराबर कहीं पर भी, तो इसका मतलब हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2, ठीक है, बस वही नियम यहां पर लगा देना है। तो क्या हो जाएगा
अब कुछ बायोलॉजी वाले बच्चों को क्या बताएं, बेचारे फर्स्ट ईयर के मैथ नहीं पढ़े। तो क्यू स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2 और इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 0 टू क्यू। अनंत बहुत याद आ रहा है क्या? तो यहां से देखो रखो, पहले ऊपर वाला रखेंगे फिर नीचे वाला। तो क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर बेटा क्यू स्क्वायर अपान 2c, यानी किसी गोलीय संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या आ गया ओ कार्य का। और आपको पता है कि विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऊर्जा में संचित हो जाता है, यही तो कार्य ऊर्जा पर में। अर्थात स्थिर ऊर्जा कितनी हो जाएगी बेटा, स्थितिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। स्थिर ऊर्जा U बराबर हो जाएगा किया गया कार्य। तो उठा के रख दो, तो कार्य जब रखेंगे तो U का मान क्या आ जाएगा, यहां से यहां पर रख दो। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपान c। ये हमारा आ गया किया गया कार्य। और स्थिर ऊर्जा हमारी, अब आपको पता चल गया ना चालक की स्थिर ऊर्जा कितनी होगी। अब यहां पर और बात ध्यान सो, चलो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, इसके और कई फार्मूले हो सकते हैं। क्यू बराबर क्या होता है सीबी, क्यू बराबर सीबी रखेंगे तो यू बराबर क्या हो जाएगा, जब क्यू बराबर सीबी रखोगे तो यू बराबर हो जाएगा हाफ सीबी स्क्वायर। एक फार्मूला ये भी बनेगा। ये सारे फार्मूले नोट करो, ये इसी के हैं। यहां पर देखो सी का मान रख दो, सी बराबर क्या होता है क्यू बाई बी। सी बराबर तो क्यू से क्यू कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक फार्मूला आ जाएगा हाफ क्यू बी, हाफ क्यू इंटू बी। ये 3 फार्मूले आपको स्थिति ऊर्जा के पढ़ने, यानी गोलीय चालक में स्थिति ऊर्जा आपकी आ गई। समझ गए ना? तो इतना नोट कर लो आप लोग। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र एक कंडक्टर होता है जो ऊर्जा को स्टोर करता है। संधारित्र एक प्रकार का चालक है जो ऊर्जा को क्या करता है बेटा, रखता है। फिर हमने आपको कैपेसिटेंस बताया। कैपेसिटेंस क्या होता है, वो उसका गुण है जो ये बताता है ये कितनी ऊर्जा अपने पास रख सकता है। फिर हमने आपको बताया जो कैपेसिटेंस है ना तो आवेश पर निर्भर करता है ना तो विभव पर निर्भर करता है। कैपेसिटेंस केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, चालक का आकार कितना बड़ा है और उसका मीडियम क्या है, किस मीडियम में वो रखा है, ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। अब ध्यान दो आप, अभी हमने पढ़ा है गोलीय चालक, और आपने देखा कि गोलीय चालक की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि बहुत बड़ा भी हो तो इतना ही धारिता, और इतना धारिता लेकर हम क्या करेंगे, हमें तो अब उसको हम फैन रखेंगे, कंडेंसर रखें। किसी के घर का कमरा छोटा है और केवल फैन रखने का जगह है तो कंडेंसर कहाँ रखेगा इतना भड्डा सा, समझ गया ना? तो बड़ी चीजें थोड़ी पसंद आती है, आज तो शॉर्टकट रास्ता चाहिए ना हम लोगों को। तो समांतर प्लेट संधारित्र एक बहुत बड़ा जुगाड़ है। आपने एक चीज देखा होगा, अब मार्केट में जाओ तो कभी कभी सब्जी फल बेचने वाला कहता है कि अगर तुम टोकरी में भर के लोगे तो तुम भर के अगर रखोगे तो तुम्हें 50 रुपए में दूंगा 1 किलो, अगर मैं उसी टोकरी में रखूंगा तो 20 रुपए लूंगा। अब तुम क्या करोगे, उस दोनों टोकरी सेम ही है, ऐसा वो क्यों करता है तुम कभी सोचे? क्योंकि वो जुगाड़ से भरेगा, वो इस तरह भरेगा फल को कि बीच में जगह भी खाली हो जाएगी और फल कम आएगा। और तुम भरोगे तो तुम भी जुगाड़ लगाओगे कि इस टोकरी में कितना से कितना फल। तो वही है समांतर प्लेट संधारित्र, एक जुगाड़ है। इसमें जानते हो चालक का आकार नहीं बदलेंगे, चालक का आकार बदले बिना इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा हम संचित कर सकते हैं, ये जुगाड़ है। तो हमारा फेल क्या हुआ, गोलीय संधारित्र क्यों फेल हुआ, क्योंकि उसमें 2-3 कमियां थी। पहला तो कैपेसिटेंस उसका कम होता था, धारण करने की क्षमता कम होती थी। दूसरा उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसमें 2 समांतर प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से क्या होती हैं बेटा, अल्प दूरी पर स्थित होती है। अगर मैं समांतर प्लेट संधारित्र की बात करूं तो ये क्या होती है बेटा, इसमें देखो, इसमें समान क्षेत्रफल की दो समांतर प्लेट, दो प्लेटें ऐसे लिखो, सॉरी, 2 प्लेटें एक दूसरे से समांतर
एक दूसरे से समांतर व अल्प दूरी पर स्थित होती हैं, अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। ये समांतर पर संधारित होता है, यानी इनका क्षेत्रफल समान होता है। अगर मैं बनाऊं तो देखो, एक प्लेट ये हुआ और दूसरा प्लेट मैं बना रहा हूं यहां पर, ये दोनों के क्षेत्रफल समान है। क्या है बेटा? दोनों का क्षेत्रफल क्या है? ए है। इसका भी क्षेत्रफल क्या है? ए है। इनके बीच की जो दूरी है वो डी है, और ये भी क्या है बेटा? बहुत कम है। समझ गए? और इसमें क्या होता है, एक पर प्लस आवेश होता है और दूसरे पर उतना माइनस आवेश होता है। आपको यही पढ़ना है। आवेश समान भी होता है, यानी यहां पर हम आवेश को समान मान लेते हैं। आपको प्लस आवेश, प्लस क्यू आवेश और असमान वाले भी आपको हम बताएंगे कैसा होता है, लेकिन उतना उसका जिक्र नहीं होता है, इसी का सबसे ज्यादा आता है। अब आपके पास समस्या आई सर, दो प्लेटें हो गई, दो समांतर प्लेटें, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर वैद्युत क्षेत्र यही तो होगा, प्लस से। यही खूबसूरती है इसकी खूबसूरती ऐसा क्यों है? यहां पर इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहां इस बात को ध्यान दो। अभी आपने पढ़ा है गोलीय चालक। गोलीय चालक में हमने आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। तो जब वैद्युत ऊर्जा फैलेगी तो स्टोर कम होगी, यानी ये ड्रॉबैक हुआ। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां सभी के सभी क्या है? बाउंड है। तो जब बाउंड रहेंगे तो स्टोर रहेंगे ना, इसीलिए इसका एक और एक खासियत है कि इसकी ऊर्जा बाहर असममित फैल नहीं रही है, बाउंड है। अब आपके पास समस्या आई सर, इस पर प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश। ये आवेश आया कैसे? हमने इससे उठाया, इस पे डाल दिया। सर आवेश को ऐसे थोड़ी डालते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर डाला, तो इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा नहीं होता कि हाथ से पकड़ के तुम डाल दोगे। समझ गए? तो इसके लिए हम जुगाड़ लगाते हैं। ये देखो, लगा दो बैटरी, लगा दो बैटरी। इधर कौन सी बैटरी लगाएंगे बेटा? इधर हम लगाएंगे प्लस और इधर हम लगा देंगे माइनस। समझ गए? ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है बेटा? माइनस। अब ये देखो, पॉजिटिव देखो यहां पर है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ये चालक है ना, क्या है? और चालक की खासियत क्या होती है? बहला इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होती, इसके पास मौका चाहिए। अब यहां से बहला इलेक्ट्रॉन कूदा, जूम 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 चल रहा है, ये आराम से जा रहा है और ये इधर से इधर यहां पहुंचेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां आ गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां आ गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला यहां से और ये प्लेट हो गया चार्ज, और इसी को कहते हैं समांतर प्लेट संधारित। तो समांतर प्लेट संधारित अगर मैं बात करूं, एक जुगाड़ है। समांतर प्लेट एक ऐसा जुगाड़ है जिसमें इसका आकार बदले बिना इस पर हम पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा संचित कर सकते हैं। तो इतना नोट कर लो आप। और मैं वो डिब्बा पर दो छोटे वाले पर क्या होता है? माइनस होता है, बड़े वाले प्लेट पर इसको भी बताएंगे ऐसा कैसे होता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर माइनस और प्लस, ये छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला क्या होता है? प्लस होता है। नहीं तो कहोगे सर जी ये देखो बैटरी भी नहीं बना पा रहे। एक्चुअली मैं बताऊं समांतर प्लेट संधारित क्या होता है, तो मैंने बताया समांतर प्लेट संधारित एक ऐसा जुगाड़ है, एक टेक्निक हमने बनाया है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा संचित की जाए। आपको कभी कंडेंसर दिखाई देता है? ना तो आपको पंखे का दिखाई देता है, ना तो कूलर का दिखाई देता है, ना तो उसका क्या बोलते हैं मोटर का दिखाई देता है। क्यों? वही जुगाड़ है। अगर ये जुगाड़ नहीं होता तो आपके कंडेंसर बहुत बड़े बड़े होते। तो इसीलिए मैंने कहा कि समांतर प्लेट संधारित एक जुगाड़ होता है। अब ये जुगाड़ हम कल पढ़ेंगे कैसा होता है, कैसे इसकी धारिता होती है, इन सारी चीजों का हम कल अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। मस्त रहिए, खूब पढ़िए।